सभा को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। बता दें आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम का सीनियर ऑब्जर्वर यानी वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके पहले भी भूपेश बघेल असम पहुंचे थे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का गुर सिखाया। भूपेश बघेल आज भी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में स्कूलों की मान्यता रद्द करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग बैकफुट पर आता नजर आ रहा है, क्योंकि 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश को वापस ले लिया गया है। जांच में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर कई सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं, जांच में मान्यता खत्म करने की कार्रवाई प्रक्रिया में भी कई खामियां बताई गई हैं। स्कूलों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिए जाने और शासन से अनुमोदन नहीं लिए जाने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद लोक शिक्षण संचालक ने नए आदेश जारी कर 240 स्कूलों की मान्यता को रद्द करने पर रोक लगा दी। बता दें आपको, कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों की फर्जी तरीके से फीस वसूली का मामला काफी तेजी से बढ़ने लगा था। स्कूलों की फीस पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अशासकीय विद्यालय फीस विनियम एक्ट 2020 के तहत 240 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ में 11 महीने बाद स्कूल खोलने का फैसला सवालों के घेरे में है। राजनांदगांव के स्कूल में कोरोना बम फूटने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान 11 महीने बाद स्कूल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में कोरोना बम फटने से नई टेंशन खड़ी हो गई है। 16 फरवरी को स्कूल में एक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 17 फरवरी को स्कूल परिसर में कैंप लगाया। कोरोना जांच में 11 नए मरीज सामने आ गए। उसके बाद अब तक कुल 12 स्कूल स्टाफ और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। यानी स्कूल में हुई जांच में अब तक 14 संक्रमित मिल चुके हैं। अभी 15 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में टीम द्वारा युगांतर स्कूल के कुछ सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। उसमें 2 बच्चे और 9 स्टाफ हैं और आज भी वहाँ टीम गई हुई है। उनको उपचार का कार्य भी और आइसोलेट करने का काम भी किया गया है और सैंपल हम लोग लगातार लेते आ रहे हैं। साथ में जागरूक करने का प्रयास भी हमारा लगातार जारी है। बाहर निकले तो मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर्दी खांसी बुखार या कोई भी कोरोना का लक्षण है तो 24 घंटे के अंदर जरूर जाँच करवाएँ। इसके बाद पहले से स्कूल खोलने का विरोध कर रहे विपक्ष को सियासत करने का नया मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक के बाद एक सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप जड़ दिए। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। लगातार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि कोरोना अभी छत्तीसगढ़ से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी केस आ रहा है, अभी भी मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से हठधर्मिता अपनाई और उसके कारण में लगातार कहीं न कहीं ये प्रभावित अभी हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अभी इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्कता अपनाने की ज़रूरत है। नहीं तो बच्चे और टीचर स्टाफ जिस प्रकार से कोरोना के चपेट में आए हैं, उसको कैसे रोक सके, इसके लिए गंभीरता से उनको विचार करनी चाहिए। हो जाता है। 1 साल तक हमने बच्चों की पढ़ाई रोके रखा था और आज देश के 22 से अधिक राज्यों ने अपने स्कूलों को यहाँ स्कूलों को खोल दिया। तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाई से कैसे वंचित रख सकते हैं? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, दरअसल उनके पास में कोई काम नहीं, सिर्फ राजनीति करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पास में 10 लोग नहीं जुड़े, अपने आप को पालक संघ बताते हैं, जाके हाईकोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं। तो इन लोग बिन संतोषी लोगों से हमें आगे बढ़ना होगा। बच्चों को पढ़ाई को ध्यान में रख के सरकार ने निर्णय लिया है, इसकी मुक्त कंठ से सब प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान संसाधन, व्यवस्था और फंड को लेकर प्रदेश में हुई सियासत किसी से छिपी नहीं है। अब देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का ग्राफ भी सबसे नीचे आ गया है। इस लिहाज से सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया, लेकिन एक बार फिर संक्रमण फैलने की खबरों से मुश्किल तो सामने खड़ी हो गई है।
लेकिन इस पर सियासत से ज्यादा जरूरत है कोरोना से लड़ने की, जैसे पहले छत्तीसगढ़ ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। अभिषेक शुक्ल, वंसल न्यूज, रायपुर। रायपुर में कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 16 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी होगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलों से आए सभी प्रकरणों की वापस करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि हर महीने प्रकरण वापसी को लेकर बैठक होगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्रकरणों की जानकारी मंगाई जाएगी। प्रदेश में हुए धरना प्रदर्शन, पुतला दहन जैसे राजनीतिक आंदोलन से जुड़े मामलों की वापसी पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। 16 प्रकरणों को स्वीकृति दिए हैं, तो आज उनको निर्देशित अलग से किया गया है कि आप लोग जितने भी प्रकरण हैं थाने में, कोर्ट में, उसकी एक्सरसाइज करके पूरे के पूरे मंगा लें। और मंगाने के बाद जो छोटा मोटा प्रकरण है, जो कोई मतलब का नहीं है, जिसको रखे रहना, उतना पेंडिंग दिखते रहता है, तो सबको मंगाएं ऐसा। और हर महीने अब इसकी समीक्षा कर लें ताकि अगले महीना इसकी मार्च के बाद अप्रैल में अधिकांश चीज हम लोगों के पास आ जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश का नया बजट लाने से पहले गैर जरूरी खर्चों में कटौती का अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से बाकी विभागों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब दूसरे सभी विभागों के अधिकारी विभागीय बजट की राशि खपाने के लिए नई खरीदी नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध 27 फरवरी से लागू हो जाएंगे, जिसके लिए वित्त विभाग की तरफ से सभी विभाग अध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेज दिए गए। दरअसल नए वित्तीय वर्ष का बजट आने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैर जरूरी खर्च में कटौती करने की बात कही थी। हालांकि कुछ योजनाओं में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जैसे केंद्रीय योजना, विदेशी सहायता से संचालित परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान और नाबार्ड उचित योजना के लिए खरीदे जाने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन, विधानसभा और सीएम सचिवालय को भी मुक्त रखा गया। छत्तीसगढ़ में 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी इस सत्र में आक्रामकता के साथ उतरेगी, इसलिए उसने मुद्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। लेकिन सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने तीखे सवालों से मंत्रियों को घेरने की पूरी तैयारी में है। सवालों का अंबार, अपनों का प्रहार, बजट सत्र का घमासान। छत्तीसगढ़ में 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। 26 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। वैसे तो विधानसभा में अब तक 1900 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं, लेकिन इस सत्र में प्रदेश सरकार और उसकी योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायकों से ज्यादा सवाल दागे हैं। स्थानीय समस्याओं से लेकर कानून व्यवस्था तक की स्थिति और राज्य की महत्वाकांक्षी गोठान योजना के संबंध में कई सवाल पूछे गए हैं। सत्ताधारी दल के ही विधायकों के तीखे सवालों ने ब्यूरोक्रेसी के कान खड़े कर दिए हैं। सचिवालय मंगलवार से ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव लेना शुरू करेगा। एक सदस्य से 46 ध्यानाकर्षण और 23 स्थगन प्रस्ताव लिए जाएंगे। विधानसभा सत्र 26 मार्च तक चलेगा। भाजपा के विधायकों को आक्रामक रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का फरमान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दिया है, इसलिए भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। लगातार जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रहार हो, अधिकारियों के ऊपर हो, और जिस प्रकार से मिली भगत करके टैक्स की चोरी हो रही है, ऐसे अनेक मुद्दे आने वाले समय के लिए मुद्दे कम नहीं है, समय कम पड़ जाएंगे। इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई है और आने वाले सत्र में ये सारे मुद्दे अलग अलग रूप में उठाने का आएंगे और इन सारे विषयों पर आने वाले समय में सत्र में चर्चा होगी। बजट सत्र और उसका महत्व न केवल प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, बेटियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, ये विषय रहेगा। और सबसे बड़ा इन विषयों के साथ वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से
स्टेट दिवालियेपन की ओर जा रहा है और आने वाला उस समय ये स्थिति रहेगी कि बजट में ज़ीरो बजट की स्थिति आने वाली है, जिसमें खर्च के लिए उतने ही पैसे बजट विभाग को दिए जाएंगे जितने वहाँ के पेमेंट, सैलरी और पेंशन के लिए होगा। इधर विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखते हुए सत्ता पक्ष भी तैयार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, घेरने जैसी कोई स्थिति विपक्ष नहीं बना पाएगा। हम विपक्ष को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जो सुझाव देते हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं और उनकी अपनी तैयारी है सदन में किस तरीके से करना है, किसको बोलना है। लेकिन ये जो घेरने जैसा शब्द है, मैं समझता हूँ ये घेरने वेरने का काम कुछ हो नहीं पाता। उनके प्रश्न आते हैं, हम जवाब देते हैं, हमारे सारे मंत्री तैयारी के साथ जाते हैं और सदन इसी के लिए बना हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं वो अच्छी तैयारी करके आए। लगभग 1 साल कोरोना के चलते बहुत सारी चर्चाएं अभी लंबित है, तो विधानसभा का हम बड़ा लंबा सत्र अभी बजट सत्र करने जा रहे हैं और उनके जो भी अच्छे सुझाव आएंगे प्रदेश हित में, सरकार उसको स्वीकार करेगी, हम आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र 1 महीने चलेगा, लिहाजा राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास कई मौके होंगे। कोरोना काल में बजट के लोक लुभावन होने की गुंजाइश कम है। जाहिर है दूसरे मुद्दों को लेकर खींचतान ज्यादा होने के आसार है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और महिला मोर्चा प्रभारी लता उसेंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामी गिनाई। कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ये राज्य सरकार की नाकामी है, जिसके खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा 20 फरवरी को राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। प्रदेश में अनाचार की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सरकार की असंवेदनहीनता के कारण विशेष करके हमारे पिछड़े जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति इलाके हैं, इनमें घटनाओं का बढ़ना सरकार की असंवेदनहीनता को बता रहा है। इन सारे मुद्दे को और प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढीलापन, इन सारे मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा के द्वारा रायपुर बूढ़ा तालाब में हम सब एकत्रित होंगे और बूढ़ा तालाब में धरना देकर राजभवन तक पैदल मार्च कर महामहिम जी को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा 20 फरवरी को सड़क से सदन तक हल्ला बोलने वाली है, जिसकी जानकारी प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य ईना श्रीवास्तव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दी। भाजपा कार्यालय में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ईना श्रीवास्तव का कहना है कि कोरवा जनजाति की नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और पिता भाई की हत्या जैसे मामलों पर कार्रवाई को लेकर वो ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही प्रदेश में कई मामले ऐसे हैं जिनमें पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति की दत्तक पुत्री है ये कोरवा जनजाति। वो कोरवा जनजाति की समाज की एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची है। उसके साथ बलात्कार हुआ और बच्ची आत्महत्या कर ली। माता पिता और पुत्र को भी हत्या कर दिए गए। सरकार को हम जगाने के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन सब सुस्त है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सोई हुई है। आगामी 2 दिन के बाद 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में इस तरह का कार्यक्रम होगा। खबर पेंड्रा से, जहां 9 साल के लापता बच्चे का शव मिला है। चट्टान के नीचे दबा मिला मासूम का शव है। जेसीबी की मदद से बच्चे को निकालने का रेस्क्यू जारी है। कल ये बच्चा घर से लापता हो गया था। अभी फिलहाल उसे निकालने का प्रयास जारी है। 9 साल का मासूम बच्चा है जो चट्टान के नीचे दबा हुआ मिला। जेसीबी की मदद से बच्चे को निकालने का रेस्क्यू जारी है। हालांकि बच्चा कैसे चट्टान की चपेट में आ गया ये अभी पता नहीं चल पाया। हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। 9 साल के बच्चे के नीचे चट्टान के नीचे दबे होने की जानकारी जैसे ही टीम को लगी, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले ये बच्चा लापता था, गुमशुदा था, जिसकी तलाश की जा रही थी और उसके बाद जानकारी मिली ये बच्चा चट्टान के नीचे दबा हुआ है।
राजनांदगांव के बोतरलाव थाना इलाके के खुर्सीपार गांव में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मुन्ना वर्मा, जो वन सुरक्षा समिति में चौकीदार का काम करता था, उस पर नक्सलियों को पुलिस मुखबिरी का शक था और काफी समय से वो नक्सलियों के निशाने पर भी था। बीती रात जब नक्सलियों को मौका मिला तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों की हत्या के बाद नक्सलियों ने मौके पर पर्चे भी फेंके हैं। एएसपी कविलाश टंडन ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस गंभीरता से जुटी हुई है। खुर्सीपार खुर्द की घटना है, बोरतलाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत। मुन्ना वर्मा करके है, जो वन रक्षा समिति का चौकीदार था। उसको रात में लगभग 9 बजे पिछले रात में अज्ञात 15-20 माओवादी वर्दीधारी लोग उठा कर के लेके गए थे और नदिया डोगरी जाने वाले रास्ते में गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। तो माओवादी से संबंधित कुछ पर्चे हैं और उसको क्या बताएंगे। इधर धमतरी में भटगांव और खिड़की टोला के जंगल में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक को हाथियों ने कुचलकर मार दिया होगा। आसपास इलाके में पिछले कई दिनों से हाथियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। हालांकि इस मामले में वन महकमे ने हत्या की आशंका भी जताई है। वहीं लोगों के प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण शांत नहीं, जिसके बाद अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इधर अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। हाथी अलग घेर ली सोई एटा भागा दिस वो हाथी उड़ा रही से बाकी हाथी का लेकर हाथी दो चार ठंडी सोई ओला देख के ए मैदान के भागा दिस है तो ओकर बाद में फंस गए हाथी में वो हाथी में तो वो पूरा एक काट। सुबह की करीब घटना बताई जा रही है। मुझे वहाँ पे खुद जब गई, जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब ये बात लगा, अभी एक बॉडी को 5 टुकड़ा किया गया है वही स्थान पे जो कहना है, और पूरा स्थान में एक बूंद खून नहीं था। मैं पूरा जगह का देखा, एक बूंद खून वहाँ पे नहीं था। हाथी का कोई मल नहीं था और पैर के निशान करके जो 2 पॉइंट दिखा गए, हम फोटो लेके खैर भेज देंगे। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम के हल्दीबाड़ी में हुए भूस्खलन की घटना के 18 दिन बाद पीड़ित परिवार ने SCCL GM ऑफिस का घेराव किया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि भूस्खलन के 18 दिन बीत जाने के बाद भी उनके मकान, जमीन और मुआवजे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद विधायक विनय जायसवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने SCCL GM घनश्याम सिंह के साथ बैठक की, जिसमें तय हुआ कि जब तक प्रभावित परिवारों को मुआवजा और रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इन परिवारों को SCCL के क्वार्टरों में रहने की व्यवस्था की जाएगी। मुआवजा का जो प्रकरण है, जो शासकीय जो मुआवजा अपन बना के दिए थे, वो जो मिनिमम वाला है 5000 के आसपास वाला, वो तो आपके खाते में आजकल में ही आ जाए, ठीक है ना। दूसरा जो बड़ा मुआवजा वाला बात है, उसका प्रकरण को जो है ये जो बिलासपुर अपने हेडक्वार्टर भेजेंगे और उसको फिर हम लोग आपके लिए परसों करेंगे। तीसरा बात जो आप लोग को जमीन देने की बात है, उसका भी SDM साहब उसको चिन्हांकन करके उसका भी प्रकरण जो है शासन को भेजेंगे, जिसको हम लोग पूरा करवाएंगे और उसके लिए आगे आप लोग के साथ करेंगे। रायपुर के लोगों को कुछ और ट्रेनों की सुविधा जल्द ही मिलने जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब करीब 1 दर्जन ट्रेनों को अनलॉक करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, गेवरा रोड, चिरमिरी, केवटी, छिंदवाड़ा जैसे शहरों के लिए 13 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। ये ट्रेनें 22 फरवरी से पटरियों पर होंगी। रेलवे की तरफ से ट्रेनों के सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। रेलवे ने इन ट्रेनों के किराए को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले दिनों रायपुर से दुर्ग तक शुरू की गई लोकल ट्रेनों का किराया भी बढ़ा दिया था। महासमुंद जिले में धान खरीदी शुरू होने के 2 महीने बाद भी खरीदी केंद्रों से अब तक धान का उठाव नहीं हुआ है। बदलते मौसम से धान भीगने का डर खरीदी केंद्र प्रभारियों को सताने लगा है। इस बार जिले के 138 खरीदी केंद्रों से 75 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिसमें 72 घंटे में उठाव के अनुबंध के बावजूद अब तक 58% धान का उठाव ही हुआ है, जबकि 28 लाख क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में रखे हुए। धान के उठाव की धीमी परिवहन की प्रक्रिया के कारण खरीदी केंद्र प्रभारी परेशान हैं।
इसके अलावा मौसम के बदलाव से खुले में रखी धान के खराब होने का डर भी उन्हें सता रहा है। अभी मेरे यहाँ अभी 50,000 बोरी स्टॉक है, धान जाम की स्थिति में है और समय पर उठाव नहीं होने से समिति में सुखद आ जाती है, जिससे कारण हमारे ऊपर कार्रवाई भी होती है। जगदलपुर नगर निगम ने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण और उन्नयन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन निगम द्वारा इसके लिए किए जा रहे खर्च पर सवाल उठ रहा है। जहां जलकुंभी साफ करने के लिए विशेष तौर पर मंगाई गई लाखों रुपए की बीड हार्वेस्टर मशीन पहले ही खराब हो चुकी है। दूसरी ओर पर्यटकों को घुमाने के लिए 9 लाख में खरीदी गई बोट में से 2 बोट भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से दलपत सागर में बोटिंग भी नियमित नहीं हो पा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि निगम में कमीशनखोरी के चलते जानबूझकर गुणवत्ताहीन सामान खरीदा जा रहा है, जबकि महापौर का कहना है कि दोनों बोट को जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी आते हैं, आनंद फानंद उद्घाटन करते हैं, कब बोट खरीदी होती है, किससे पूछा जाता है, ना सदन में आता प्रस्ताव, ना MIC में आता प्रस्ताव, और उसके बाद बोट खरीद ली जाती है। और बोट भी ऐसी कि वो उद्घाटन होने के दूसरे दिन के बाद ही वो बोट सत्यानाश हो जाता है। तो मुझे लगता है कमीशन का जो भयंकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जलकुंभी चारों तरफ फैली हुई है और वो जो बोटिंग कर रहे हैं उस बीच में आने के कारण जो फंस रहा है, उसके कारण थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी आ जरूर रहा है, लेकिन 2 बोट में प्रॉब्लम आया है जो बनने गया है, और ज़्यादा ऐसा कोई समस्या नहीं, वो बन जाएगा और अपना काम सही करेगा। 9 लाख की लागत से 6 बोट लाया गया था और सभी का कंडीशन बिल्कुल सही है। कोरबा में बालको के नए स्मेल्टर प्लांट विस्तारीकरण में स्थानीय लोगों की सहभागिता के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तारीकरण को लेकर लोगों से विमर्श किया गया, जिसका लोगों ने समर्थन करते हुए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। प्लांट के विस्तारीकरण से राज्य सरकार को भी इससे राजस्व के रूप में बड़ी राशि प्राप्त होने के साथ ही क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। वहीं कोरबा कांग्रेस कमेटी ने भी बालको विस्तारीकरण का समर्थन किया है। विपक्ष के कुछ नेता संतुष्ट जरूर नजर आए। बालको टाउनशिप स्थित स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा के बीच स्मेल्टर संयंत्र विस्तार के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन के साथ ही स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने संयंत्र विस्तार को विकास और रोजगार की नई संभावना बताया है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे को लेकर ठोस कदम उठाने का सुझाव भी दिया गया। निश्चित तौर पर इससे रोजगार जो विशेषकर नवयुवकों को जो है नया रोजगार के सृजन होगा। साथ ही बालको ने जो है इसके विस्तार के साथ साथ जो है स्थानीय लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है भर्ती का आश्वासन दिया है। यदि वो इसको पूर्ति करते हैं तो इनका लक्ष्य जो है कि जब तक इसे पूर्ण करना है वह लक्ष्य जो है पूरा होगा। श्रमिक नेताओं ने भी विस्तार परियोजना का समर्थन किया है। वहीं आसपास के गांव से आई स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं ने बालको प्रबंधन के CSR के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बालको द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बालको की उत्पादन क्षमता का मैं संपूर्ण समर्थन करती हूँ। ठेका कामगारों के बच्चों को जो महंगी कोचिंग है वो भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि वो नहीं ले सकते, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान की ओर भी ध्यान देते हैं और ये अपना मुनाफा इन सामाजिक कार्यों में बिल्कुल खुले दिल से ये इसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम बालको नहीं आ पा रहे तो हमारे गांव में ही जा के हमें जैसे मशरूम उत्पादन, किसान भाइयों को खेती में जोड़कर कुछ न कुछ उन्हें आगे ले आ रहे हैं। मैं बालको समर्थन करती हूँ। वहीं कुछ लोग प्रदूषण और रोजगार को मुद्दा बनाकर विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए, जिनको प्रबंधन द्वारा आश्वस्त कर लिया गया है। बहरहाल बालको और प्रशासन के तालमेल से जनसुनवाई की कार्रवाई शांतिपूर्ण